Now, come on topic. Oxidizing property, and this topic is most important. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को बेटा, जैसे कल वो क्या नाम है अंगद पूछा था, रिएक्टिविटी से हम इसको रिलेट कर देते हैं। चूंकि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है तो इसके रिएक्टिविटी पर ही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी डिपेंड कर रही है। तो दोनों टॉपिक को जो है रिलेट कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहले तो ये जान लो कि हैलोजन एलिमेंट्स आर strong oxidizing agent. These elements are strong, or you can say very strong or strongest oxidizing agent. Oxidizing agent, ये strong oxidizing agent होते हैं। और ये strong oxidizing agent क्यों होते हैं या क्यों इनकी रिएक्टिविटी होती है, इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को हम इसकी रिएक्टिविटी से भी रिलेट करेंगे। ओके, यानी ये हाईली रिएक्टिव या रिएक्टिव तो है, लेकिन जो ये रिएक्शन करेंगे बेटा उसमें ये किसका काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। क्यों, इसका रीजन जान लो कि फर्स्ट जो है तीन, हम इसको कई रीजन से आपको बताएंगे। जैसे फर्स्ट है बेटा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ये सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं कि दीज एलिमेंट्स इजीली गेन द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एनायन। और आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर? अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर मेरे इस टॉपिक से मिल जाएगा, बाद में दिक्कत होगी तो हम बता देंगे। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं या स्ट्रांगली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। इसमें रिएक्टिव नेचर से मतलब है रिएक्टिव तो होंगे, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी जो होगी उसमें रिएक्शन के ड्यूरिंग ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। आप ये समझ लो एक चीज। दूसरा क्यों होता है, वन बाय वन देखो। फर्स्ट क्या है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और जब ड्यूरिंग रिएक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे इनका रिडक्शन होगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ओके, इसी को दूसरे रूप में कहा जाए बेटा तो इसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यानी ये एलिमेंट क्यों मोर रिएक्टिव हैं, ड्यू टू हाई एंड निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है बेटा, हाई यानी लार्ज, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, जिसके कारण से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और इसमें जो है देखा जाए तो अदर फैक्टर क्या आएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गई, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर होता है जो रिएक्टिविटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इनके होगा। दोनों चीज जान लो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप जानते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उतना क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आप जानते हो ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का भी ऑर्डर आपको बताएं तो क्या हो जाता है, क्लोरीन पहले आएगा, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आएगा। क्लोरीन थोड़ा आगे हो जाता है। ठीक, इस तरह से जो है एक और चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, वो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन सभी एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, लार्ज एंड पॉजिटिव होता है। और ये ऑर्डर कैसा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, चौथा रीजन जान लो, रिएक्शन विद वाटर होता है। हम चारों को अलग से भी बताएंगे,
लेकिन आप जान लो रिएक्शन विद वाटर होता है बेटा, और वाटर से रिएक्शन में क्या होगा कि वाटर को इजीली कौन क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यानी कुल मिला के आपने क्या देखा कि 4 फैक्टर हुए और चारों के आधार पर हम रिएक्टिविटी को फाइंड करेंगे। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टिव या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। केवल एक फैक्टर है जिसमें क्लोरीन टॉप पर है, बट रिमेनिंग में फ्लोरीन टॉप पर है। यानी ओवरऑल जब देखोगे तो फ्लोरीन क्या होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया है बेटा कि द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, हाउएवर फ्लोरीन इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। रीजन क्या बताओगे कि ड्यू टू द वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, very large and positive standard electrode potential and removal of oxygen from the water। ये आप वाटर वाला ना भी कहो तो 2 रीजन अगर आप दे दोगे फ्लोरीन के केस में कि फ्लोरीन क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन, तो आसानी से आ जाएगा। केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का अधिक है, लेकिन इसके साथ जो अदर फैक्टर हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की अधिक है, इसके अलावा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्लोरीन का अधिक है, प्लस फ्लोरीन वाटर से ऑक्सीजन को इजीली रिमूव करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो फ्लोरीन इसी पे क्या होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। ठीक ना। अदर चीजें और आप जोड़ना चाहो और आपको बता दें, जो एक फैक्टर तुमने वहां पर बात किया था वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसमें भी फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, लोएस्ट होता है। ठीक, लोएस्ट माने अब आयोडीन से थोड़ा सा अधिक होता है, बट आप कह सकते हो लो होता है। अगर कहीं कोई छीलने लगे आपसे तो आप सीधा बता तो लो होता है, या लेस देन क्लोरीन होता है, ऐसा कह लो। अब समझे। तो फ्लोरीन, मैं उस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाउएवर क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फ्लोरीन, रीजन क्या बताओगे, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिसिटी, large and positive standard electrode potential and low bond dissociation enthalpy of fluorine and reaction with water makes fluorine most oxidizing agent than chlorine। इन सब को दे सकते हो रीजन। ओके, अब इन सब में हम आपको अलग अलग बताते हैं वन बाय वन, सभी का एक्सप्लेनेशन। मिटा दे बेटा। देखो बेटा, फ्लोरीन जो होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और इसके कारण से क्या होता है कि फ्लोरीन कैन रिप्लेस क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम देयर कंपाउंड। क्लोरीन कैन रिप्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम देयर कंपाउंड। ब्रोमीन कैन रिप्लेस आयोडीन, दैट इज स्मॉलर हाइड्रोजन कैन रिप्लेस लार्जर हाइड्रोजन फ्रॉम देयर कंपाउंड। दूसरे रूप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से रिलेट कर लो, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन कैन रिप्लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। जैसे आप फ्लोरीन ले लोगे बेटा तो 2KX ले लो, यहां पर X क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, किसी को ले लो, तो ये क्या बना लेगा 2KF प्लस X2। इसी तरह से अगर आप क्लोरीन ले लोगे प्लस फिर से 2KX कर दो तो यहां पर X क्या हो जाएगा, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपका हो जाएगा 2KCl प्लस X2। इसी तरह से अगर Br2 हो जाए 2KI लिख दो, क्योंकि इसके अलावा I के अलावा तो कोई बचेगा ही नहीं, तो सीधा 2KBr प्लस I2 का। यानी लार्जर हाइड्रोजन को, चूंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दूसरा भी रीजन दे सकते हो, या वो लेस इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो हो जाती है, या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो जाती है, जिसके कारण से इजीली वो क्या होते हैं, स्मॉलर हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। ओके, ये प्रूव कर रहा है कि जो स्मॉलर वाला है लार्जर वाले को ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। क्यों
हेलाइड आयन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां 0 पे है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? एक रीजन, एक रीजन हो गया। दूसरा जो रीजन है, मिटाएं, जगह इतनी है। दूसरा रीजन आप देख लो बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो हाइड्रोजन का जो E0 वैल्यू है किससे ऑब्टेंड होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी। ओके, इन तीनों का सम जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इस बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी को हम यहां पर इसके केस में इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कह सकते हैं। जैसे यहां देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, X2 मॉलिक्यूल था आपका, X2 चेंज हो गया 2X में, ये मॉलिक्यूल से एटम में चेंज हुआ। इसको आप चाहे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कह लो या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कह लो, दोनों एक ही हो जाएंगी। ये एक हुआ। दूसरा क्या होगा अब कि दूसरे स्टेप में इसका आ गया कि जो X था ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और अब बन गया X माइनस आयन। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो आएगी वैल्यू। थर्ड स्टेप में क्या आएगा कि जो हेलाइड आयन है बेटा एक्वस मीडियम में जब जाएगा वाटर के प्रेजेंस में, तो ये आपका X माइनस एक्वस होगा और इसमें जो एनर्जी होगी वो आपकी हाइड्रेशन इंथैल्पी कहलाएगी। आप समझ में आया बेटा? इसमें और चीजें आप जो इतना समझ में आ रहा हो तो और चीज बताएं। देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो तो निश्चित रूप से बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, स्टेबिलिटी एक्वायर कर रहा है, तो ये ऑलवेज निगेटिव होती है। ठीक, और हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है ये क्या होती है? ये एलिमेंट पर डिपेंड करती है, बट मोस्टली चूंकि स्टेबिलिटी एक्वायर करता है तो ये भी निगेटिव होती है। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना बेटा, हाइड्रेशन इंथैल्पी एलिमेंट पर डिपेंड करती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस पर ये भी निगेटिव ही होती है। बट जो तीनों का ओवरऑल इफेक्ट होता है हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए, इसमें फ्लोरीन का याद होगा तो प्लस 2.87 वोल्ट सबसे अधिक। नीचे दिख रहा है कि नहीं बेटा? जो स्टैंडर्ड के नीचे नहीं दिखेगा। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल फ्लोरीन का जो होता है सबसे लार्ज और पॉजिटिव होता है, यानी सबसे अधिक पॉजिटिव फ्लोरीन का हुआ। यानी इन सब का एक चीज तो जान लो, पॉजिटिव में होगा E0 वैल्यू, फ्लोरीन सबसे अधिक होगा, देन क्लोरीन होता है, देन ब्रोमीन होता है, देन आयोडीन होगा। याद होगा अगर फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का प्लस 2.87 होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो। ये सबसे स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लोरीन का 1.36 वोल्ट होता है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में वैल्यू दी गई है, देखोगे। ब्रोमीन 1.08 होता है, लेकिन पॉजिटिव ही होगा, ठीक ना, यानी। और इसका आयोडीन का प्लस 0.5 होता है करीब, यानी लगातार इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है? लेस पॉजिटिव हो रहा है। जितना लार्ज और पॉजिटिव होगा उतना ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या उतना ही उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी अधिक होती है, और उतना ही वो बेटर या स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां भी बताओगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, fluorine has large and positive electrode potential, so fluorine is the strongest oxidizing agent, then chlorine, then bromine, and at last iodine. Okay, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर आप एक्सप्लेन कर दोगे। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। तीसरा रीजन देखो, यानी इसमें क्या समझे, जितना बेटा लार्ज और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ही एलिमेंट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक,
नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद वाटर। वाटर से रिएक्शन करने पर, वाटर से जब बेटा फ्लोरीन रिएक्शन करता है तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीजन में, हालांकि फ्लोरीन इतना दमदार है बेटा कि ये वाटर को ओजोन में भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ये चेंज हो जाएगा 6HF प्लस O3, यानी वाटर को क्या कर रहा है, देखो ऑक्सीजन ही नहीं, इसको इतना दमदार है, इतना स्ट्रांग है कि उसको और ऑक्सीजन गेन करवा के सीधा ओजोन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ये रिएक्शन आपकी बुक में नहीं दिया है बट ऐसा भी होता है, यू शुड नो। ओके, यानी फ्लोरीन ने क्या किया, वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया ऑक्सीजन और ओजोन में, और यही ऑक्सीजन या ओजोन क्या करेंगी, अदर ग्रुप को ऑक्सीडाइज करने का काम करती हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। देन क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों ही सेम मैनर में रिएक्शन करते हैं, और ये जब रिएक्शन करेंगे तो एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और दूसरा HOCl या HOBr हाइपोक्लोरस और हाइपोब्रोमस एसिड बनाते हैं। और होगा क्या बेटा, ये दो स्टेप में होता है। जो हाइपोक्लोरस एसिड है या हाइपोब्रोमस एसिड होगा, ये अगेन HCl या HBr में चेंज होगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और यही ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यानी क्लोरीन के समान ही ब्रोमीन भी रिएक्शन करता है, सेम रिएक्शन, जहां Cl है वहां Br हो जाएगा। अब सुना, देखो फ्लोरीन डायरेक्टली ऑक्सीजन दे दिया, ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ। क्लोरीन और ब्रोमीन कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव हुए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं देता है, पहले ये हाइपोक्लोरस या हाइपोब्रोमस एसिड बनाएगा, देन वो नेसेंट ऑक्सीजन को लॉस करेगा, और ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगी। क्लियर? और इसी कारण से ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। ठीक, और आयोडीन जो होता है बेटा, आयोडीन चूंकि लार्जेस्ट साइज का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लो हो जाती है ना, इसके कारण से क्या होगा कि आयोडीन इज नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज, इट गेट्स इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। आयोडीन खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। आयोडीन का कौन कहे दूसरे को ऑक्सीडाइज होना बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग जो है एसिडिक मीडियम हो तो आयोडाइड आयन खुद ही आयोडीन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक, कैसे, ऊपर देख लो रिएक्शन। जैसे मान लो है 4Ki आयोडाइड आयन हो गया प्लस 2H2SO4 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होगा, ये दे देगा बेटा 2K2SO4 प्लस 2I2। देखो आयोडाइड आयन आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो गया और प्लस 2H2O, यानी आयोडीन जो है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कौन कहे, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के द्वारा खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी यहां पर भी प्रूव कर रहा है कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एंड एट लास्ट iodine, but iodine is too less that it gets itself oxidized in the presence of acidic medium, and you can see here iodide is oxidized to iodine in the presence of strong acid, that is H2SO4. Okay, yes. इस तरह से हुआ। तो बेटा जैसे आपने पूछा था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो फ्लोरीन का कम हो गया, तो इसको तो क्या होना चाहिए, जो है उसके आधार पे रिएक्टिविटी के लिए बात होती, तो रिएक्टिव तो है सबसे अधिक, लेकिन अब उसमें दिमाग में यह भी आ सकता है कि आयोडीन की बॉन्ड एंथैल्पी तो दूसरे नंबर पर थी, है कि नहीं, तो इसको आयोडीन को दूसरे नंबर पर जाना चाहिए था। लेकिन रिएक्टिविटी में केवल एक ही फैक्टर नहीं है, अदर फैक्टर हैं जो आयोडीन को वीक बना देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी यानी उसकी इलेक्ट्रोनिफ्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी, प्लस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब फैक्टर आयोडीन को वीक बनाते हैं। इसके कारण से वहां पर आयोडीन क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। ठीक,
Yes, sir. Now, reactivity of halogens with other elements. हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी में बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन फर्स्ट है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस नेगेटिव होती जाती है डाउन द ग्रुप जाने में। तो हम इसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना, कि इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। देखो होता क्या है कि हम किसको किस रूप में कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल हमने कहा फ्लोरीन का लार्ज होता है, लेकिन लार्ज और पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। अब उसमें तो जो है नीचे की ओर जाओगे तो अगर मेटेलिक रूप में बात करोगे तो क्या होगा, या जैसे इसमें तो मान लो कि थोड़ा वो होगा, आप मेटल में आ जाओ तो लिथियम का सबसे लार्ज एंड निगेटिव होता है, लेकिन हरदम हम निगेटिव वर्ड नहीं यूज करते हैं, डायरेक्ट कहते हैं कि लिथियम का सबसे अधिक होता है इसलिए मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बोलते हैं कि क्लोरीन है जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वर्ड यूज करते हो ना, लेकिन वो हाईएस्ट में क्या है, निगेटिव है। हाईएस्ट तो हमको तब कहना चाहिए जब वो क्या हो, पॉजिटिव हो, तभी तो ज्यादा होगी। तो कहने के तरीके में होता है किस रूप में हम कह रहे हैं, और जनरली जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो जनरल ट्रेंड में होता है कि किस रूप में कौन सी चीज की स्टडी किया जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात आपने किया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी कि यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज करने में उसके साइन का महत्व नहीं है, महत्व किस चीज का है कि वो इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली अपनी ओर पुल कर रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो यही उसका है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कितनी क्षमता से, कितने पावर से क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, कितना स्ट्रांगली पुल कर रहा है, कितना वीकली पुल कर रहा है, उसके आधार पर हो जाता है, ठीक ना। तो उसके आधार पर लेते हैं, और वैल्यू में जब पॉजिटिव निगेटिव होगी तब तो आप उसमें मैथ लगा दो, क्या दिक्कत है, कितना लार्ज पॉजिटिव में आ रहा है कि किसका निगेटिव में आ रहा है कि नहीं। उसमें तो सबसे दमदार में पॉजिटिव में चले जाएंगे, इनर्ट गैस एलिमेंट वाले सबसे दमदार वही बनेंगे, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो इलेक्ट्रॉन चाहते ही नहीं है किसी से, वो तो खुद ही बेचारे सुखी हैं। नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या करेगा बेटा, करस्पॉन्डिंग हैलाइड बनाएगा, जैसे HF, HCl, HBr एंड HI। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात इसलिए नहीं किया जाता है बेटा क्योंकि हाइड्रोजन है, अगर उस तरह बात करो तो इसमें क्या हुआ, 1 इसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया और 3 इस पे लोन पेयर है। तो अगर कोई एलिमेंट बेटा कोई कंपाउंड बनाता है और उसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो तो ऑलवेज उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक। और इसीलिए उसमें हम उसके स्ट्रक्चर या उसकी बॉन्डिंग या उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन या बॉन्ड एंगल में नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अकेला बॉन्ड है तो चाहे जितने लोन पेयर हो जो भी हो, स्ट्रक्चर उसका लीनियर ही माना जाता है या होता है। तो यहाँ सभी लीनियर में ही रहेंगे, नो प्रॉब्लम। हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो 3+1 sp3 आएगा, लेकिन चूंकि एक ही बॉन्ड है इसलिए इसमें हम उसका डिस्कशन नहीं करते हैं। अब अदर चीजों की बात करोगे बेटा तो डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे तो इनका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, साइज बढ़ रहा है। इसी तरह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज करी तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे मेन चीज एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज अगर बॉन्ड इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज की तो टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ H+ आयन इंक्रीज कर गई, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज किया। और इसी सेम मैनर में एक और कैरेक्टर है, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी तो टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज करेगी, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। क्लियर, सीधा सा याद रखना, जितना रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा जितना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा दोनों सेम होंगे, ठीक। जितना का मतलब है मेरा कि अगर एसिडिक बढ़ा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ता है, बढ़ेगा। नेक्स्ट है बेटा अदर चीजें, तो इसमें फिजिकल स्टेट की बात किया जाए तो HF लिक्विड होता है और रिमेनिंग गैस होती हैं, या सीधा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई HF इज लिक्विड एंड HCl इज
गैस। रीजन होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF molecule gets associated and changes to the liquid state while others are found in या HCl is found in gaseous state due to absence of hydrogen bonding। तो HF बेटा लिक्विड होगा, HCl गैस होगा, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F प्रेजेंट होने के कारण से, अदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंस होगी, इसलिए वो गैसियस स्टेट में होंगे। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से बेटा क्या हो जाएगा, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, HF का हाईएस्ट होता है, जबकि डाउन द ग्रुप अगर जनरल बात करेंगे तो ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, बट एक्सेप्शनली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हाईएस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। ओके, इन देयर ग्रुप नॉट रिस्पेक्टिव। एक चीज और ध्यान दो बेटा, इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि याद होगा आपने पढ़ा है कि जैसे हम या कंपेयर करें NH3 H2O और HF में, तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इसमें हम जानते हैं कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। और इसी रीजन से याद होगा ना तो नाइट्रोजन में यानी अमोनिया में ना तो वाटर में हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का नहीं था, कहीं ना कहीं किसी चीज में कम हो जाता था, याद है? लेकिन HF में चूंकि अरे अमोनिया में याद होगा कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, फास्फीन और आर्सिन से अधिक होता है, लेकिन एंटीमनी बिस्मुथीन और आर्सिन से उसमें बिस्मथीन से कम हो जाता है, याद है? अच्छा, उसके मेंबर्स की बात सर, उसी ग्रुप में नीचे की ओर जब जाते हो, यस सर, अमोनिया का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट नहीं होता है, याद है ना, लेकिन लार्जर देन एक्सपेक्टेड हम कहते हैं। वाटर में भी कंपैरेटिवली उससे लार्ज होगा बट हाईएस्ट नहीं होता है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाईएस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी सबसे स्ट्रांग स्ट्रेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, क्योंकि फ्लोरीन जो है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक ना। ये यहां पर रीजन होता है क्योंकि दोनों यहां पर हाईएस्ट हो जाते हैं, ठीक ना। ये इसमें आएगा। अदर कैरेक्टरिस्टिक देख लो बेटा, तो इस हैलाइड में बात किया जाए तो कोवैलेंट कैरेक्टर में तो सभी कोवैलेंट होंगे, बट डाउन द ग्रुप जाओगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और टॉप पर कोवैलेंट कैरेक्टर लेस होगा, नीचे अधिक होगा, क्योंकि जब एनायन का साइज बढ़ेगा तो वहां पर पोलराइजेशन अधिक होता है, फजान रूल, और पोलराइजेशन जितना होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना अधिक होता है। पोलराइजेशन याद है हो अंगद सिंह? पोलराइजेशन या पोलराइजिबिलिटी टॉपिक नाम सुने होंगे, क्या होता है? बोलो क्या होता है? सब पोल्स का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। नो, इसको नहीं कहते हैं। पोलराइजेशन या पोलराइबिलिटी क्या होती है? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन ड्यू टू कैटायन is known as polarization, and the ability of polarizing the electron cloud of anion by the cation is known as polarizing power or polarizability। और इसमें याद होगा पढ़े हो, smaller the size of cation, larger the charge on cation, more will be the polarizing power or more will be the polarizability, and so more will be the covalent character। ये फजान रूल है, क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, VSCPR थ्योरी के जस्ट बाद में दिया है। ओके, फिलहाल सर फजान सर बोलो। फजान रूल तो ये बोलता है ना सर कि आयनिक कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और कोवेलेंट है तो उसमें भी आयनिक होगा। फजान इतने नहीं बोलता है, वो तो ओवरऑल बाद में निष्कर्ष निकालते हो। फजान रूल में फजान रूल में पहले फजान रूल समझने से पहले दो चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि वो इन वर्ड को यूज करता है, पोलराइजिबिलिटी या पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन वर्ड यूज करता है, तो ये जानना जरूरी होता है। और फजान रूल के जो चारों पॉइंट हैं, एक स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर विल बी द पोलराइजेशन एंड सो मोर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर।
जैसे इसी में हेलाइड हम बात करें, मेटल हेलाइड की बात कर लें तो हम इसी में ले लेते हैं उसको भी, ठीक। मेटल हेलाइड में जैसे हम फर्स्ट ग्रुप को ले लें तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिथियम को ले लो, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। इसी तरह से सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, इस तरह से मान लो ले लिए आप। तो यहां पर अगर हम फ्लोराइड की ही बात करें तो लिथियम आयन सबसे स्मॉलर है। हमने क्या कहा, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन मोर विल द पोलराइजेशन सो मोर विल द कोवैलेंट कैरेक्टर। तो LiF, NaF और KF में LiF मोस्ट कोवैलेंट होगा और KF वीक या लोएस्ट कोवैलेंट होगा, यानी मोस्ट आयनिक होगा, ठीक। ये समझा, यानी जितना कैटायन छोटा होगा उतना न्यूक्लियस का फोर्स अधिक होता है, उतना ही एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करता है। जैसे ये समझ लो, ये कैटायन हुआ और ये आपका एनायन हुआ, एनायन लार्जर साइज का है, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर पुल करता है, तो ये इस तरह से इसकी ओर थोड़ा सा पुल्ड हो जाता है, और इसी जो है अब इसकी ओर आने को ही जो यहाँ पर टेढ़ा हो गया, इसी चीज को ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक ना। यानी जितना एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, यानी उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, यानी उतनी ही टेंडेंसी ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगी, यानी कोवैलेंट नेचर बढ़ गया, ठीक। वही कह रहा है। तो लिथियम सबसे छोटा कैटायन है, छोटा होने से क्या होता है, न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ जाता है, जिससे एनायन को बहुत स्ट्रांगली पुल कर लेता है और वो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ा देता है। ये समझा? यस सर। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जब उसकी बात आई तो समझ लो। दूसरा पॉइंट फजानुल कहता है कि मोर द चार्ज आर कैटायन मोर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। क्यों? मोर विल बी द पोलराइजेशन। जैसे अगर LiF है और दूसरा BeF2 हो तो लिथियम पे 1 चार्ज है, बेरिलियम पे 2 चार्ज है, तो बट नेचुरल है कि बेरिलियम का पोलराइजिंग पावर अधिक होगा, यानी बेरिलियम फ्लोराइड मोर कोवैलेंट होगा देन लिथियम फ्लोराइड। लिथियम क्लोराइड, ठीक। यस सर। तीसरा पॉइंट कहता है लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर विल बी द पोलराइजेशन सो मोर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। अब एनायन पे आ गया कैटायन के बाद। मान लो कैटायन हमारा सेम साइज का है और एनायन हमने बढ़ता हुआ ले लिया, फ्लोराइड टू आयोडाइड, तो सबसे लार्जर कौन हुआ? आयोडाइड आयन। आयोडाइड का पोलराइजेशन अधिक होगा, यानी लिथियम आयोडाइड मोस्ट कोवैलेंट होगा और लिथियम फ्लोराइड लीस्ट कोवैलेंट होगा, ठीक। यानी लिथियम फ्लोराइड मोस्ट आयनिक होगा, लिथियम आयोडाइड लीस्ट होगा। अब समझे? इनका चौथा पॉइंट है, एक और समझ लो कि द एलिमेंट व्हिच हैव 18 स्टेबल कॉन्जुगेशन that one have more polarizing power than those which have 8 valence electron or 8 stable configuration। ये भी कहता है जैसे एक NaCl हो बेटा, एक AgCl हो, तो NaCl में Na में 8 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल कॉन्जुगेशन। ये समझ रहे हो कि नहीं, पहले बताओ। समझ गए सर। और Ag में कितना होगा? 18 का 18। तो इसका मतलब क्या हुआ? AgCl will be more covalent than NaCl। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन का बैलेंस सेल कॉन्जुगेशन है, स्टेबल कॉन्जुगेशन है, यहां पर 18 का है, तो 18 वाला मोर कोवैलेंट होगा देन 8, यानी AgCl मोर कोवैलेंट होगा देन NaCl। ये 4 पॉइंट फजान रूल के हैं और इसी आधार पर वो बताता है कि कोई भी कंपाउंड परफेक्टली 100% ना तो कोवैलेंट होता है ना तो आयनिक होता है, बट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए पॉलिंग स्केल होता है। उसमें अगर याद हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.9 या उससे अधिक है तो आयनिक कैरेक्टर 75% या उससे अधिक होता है। 1.7 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो तो 50% आयनिक, 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। ये पढ़े हो? ये भी है पॉलिंग स्केल इसको बोलते हैं, वो डिटेल 11th में है। 11th माने एनसीईआरटी में नहीं है, साइड बुक में है। समझा? तो पोलराइजेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? पोलराइजेशन का मतलब होता है डिस्टार्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय द कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। डिस्टार्ट कर जाना, उसको विकृत हो जाना, चेंज हो जाना। डिस्टार्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन इज नोन एज पोलराइजेशन। ठीक? यस सर, थैंक यू सर।
अब देखो बेटा, इसी को हम ले लेते हैं अब रिएक्शन विद मेटल। तो हेलोजन रिएक्ट्स विद मेटल एंड फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग हेलाइड्स। जैसे फर्स्ट ग्रुप के साथ क्या होगा बेटा, EX टाइप के हेलाइड बनाएंगे, सेकेंड ग्रुप के साथ EX2 टाइप, 13 ग्रुप के साथ EX3 एटसेट्रा, ये हेलाइड्स बनाते हैं, करस्पॉन्डिंग हेलाइड। इनके हेलाइड जनरली आयनिक नेचर के होते हैं, फिर भी आयनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करता है वो मैंने आपको यहाँ बड़ा अच्छे ढंग से बताया फजान रूल को लेकर के। इसके अलावा भी बेटा आपने ये भी पढ़ा है कि एज द ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेज कोवैलेंट कैरेक्टर इज इंक्रीजेज, दैट इज मोर वैलेंट हेलाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन लेस वैलेंट हेलाइड। जैसे PCl3 हो और PCl5 हो तो ये मोर कोवैलेंट होगा। इसी तरह SnCl2 हो, SnCl4 हो तो SnCl4 will be more covalent than SnCl2, है कि नहीं। CuCl हो और CuCl2 हो तो CuCl2 will be more covalent than CuCl। यानी किसी भी कंपाउंड में ले लोगे, अगर हाइड्रोजन का नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट की बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और आयनिक कैरेक्टर घटता है। इसमें रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑलवेज फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होगा। रीजन रिएक्टिविटी का आप पहले ही पढ़ चुके हो, यानी फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इसी कारण से आयनिक कैरेक्टर भी फ्लोराइड में सबसे अधिक होगा, क्लोराइड में उससे कम होगा, ब्रोमाइड में उससे कम और आयोडाइड में सबसे कम आयनिक कैरेक्टर होगा। क्लियर? ये आपका होगा रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन में बेटा फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट इज अनएबल टू फॉर्म ऑक्साइड बट इट फॉर्म कंपाउंड विद ऑक्सीजन लाइक O2F2 and OF2, but keep in your mind these are not the oxide of fluorine, these are the oxygen fluoride. Okay, fluorine is negative in nature here, but with other element these are not oxide. Chlorine forms oxide as +1 oxidation state, then ClO2 +4 oxidation state, Cl2O6 +6 या ClO3 भी बनता है +6 होगा, और इसी तरह से Cl2O7 +7 होता है। इसी तरह से ब्रोमीन जो बनाता है बेटा वो Br2O +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, BrO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड BrO3 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयोडीन जो बनाता है बेटा वो I2O5 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, I2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड I2O7 that is +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो हाइड्रोजन फॉर्म्स these oxides, that is chlorine, bromine and iodine oxide, and this is the oxidation number of these elements in their oxides. Some other things about this: the stability of these oxide follow the order, iodine oxide most stable होगा, then chlorine oxide more stable होता है, and then bromine। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ब्रोमीन बीच में है लेकिन वो सबसे कम स्टेबल क्यों हो गया, इसका रीजन जान लो बेटा। दो रीजन होता है, एक पोलर कैरेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ, दोनों चीजें। द पोलैरिटी ऑफ आयोडीन ऑक्साइड इज लार्जर एंड सो द आयोडीन ऑक्साइड आर मोर स्टेबल। सेकेंड थिंग, क्लोरीन ऑक्साइड फिर क्यों स्टेबल हो गया? क्लोरीन इज लेस पोलर, हाउएवर द बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर, so chlorine oxide are also stable in nature. Bromine oxide are why least stable? Because of the bond length is also comparatively larger and the polar nature is also comparatively less. तो दोनों में ये ओवरऑल कम हो जाता है जिसके कारण से ब्रोमीन का ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल होता है।